Hello students, today we are going to start first unit of research methodology. आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिसर्च क्या है और रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। देखिए, रिसर्च हम कब करते हैं? जब हमारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका हमें आंसर ढूंढने की ज़रूरत होती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारे माइंड में है या हमारे सामने है जिसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए या किसी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसे हम रिसर्च कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे इलेक्शंस होते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि कौन सी पार्टी इलेक्शंस में जीतेगी। तो जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो ओपिनियन पोल्स के थ्रू, एग्जिट पोल्स के थ्रू ये रिसर्च करते हैं कि कौन सी पार्टी इलेक्शंस में जीत सकती है। तो ये एक तरीके की रिसर्च है क्योंकि हम एक क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचे। अब रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है? वो सारी टेक्निक्स, वो सारे टूल्स जो हम किसी रिसर्च के लिए यूज करते हैं उसको हम रिसर्च मेथडोलॉजी कहते हैं। यानी कि स्टडी ऑफ ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि रिसर्च करने के लिए यूज करे जाएंगे वो रिसर्च मेथडोलॉजी है। अब ये सब्जेक्ट आपके कोर्स करिकुलम में क्यों रखा गया है? आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रिसर्च की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या किसी और तरीके का रिसर्च वर्क करना चाहते हैं। उनका एक बेस तैयार हो जाए, उनके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए रिलेटेड टू रिसर्च, इसलिए रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट आपके कोर्स करिकुलम में रखा गया है। कमिंग ऑन टू द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च मीन्स to search again or to search for new facts or to modify older ones in a new branch of knowledge. अब देखिए, रिसर्च वर्ड जैसे कि आप देख रहे हैं दो वर्ड से मिलकर बना है, री एंड सर्च। री का मतलब होता है दोबारा, सर्च का मतलब है ढूंढना। तो कुछ ऐसी चीज़ों को दोबारा से ढूंढना जो कि पहले नहीं ढूंढी गई हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग हमारे फैक्ट्स हैं या कंसेप्ट्स हैं उनको मॉडिफाई करना, वो रिसर्च कहलाता है। रिसर्च इज टू ऐड न्यू नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग स्टोर। रिसर्च हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टोर ऑफ नॉलेज है, जो नॉलेज हमने इकट्ठा पहले से करी हुई है, वो नॉलेज थोड़ी सी और बढ़ जाए उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च के थ्रू हम ऐसे एरियाज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं जो कि पहले एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रिसर्च करनी है, हम जानना चाहते हैं कि यंगर सिबलिंग और एल्डर सिबलिंग में से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। सिबलिंग का मतलब क्या है कि ब्रदर एंड सिस्टर, या फिर दो ब्रदर्स या फिर दो सिस्टर्स या फिर ब्रदर एंड सिस्टर, उनमें से बड़ा भाई या छोटा भाई, दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके की रिसर्च, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में है, उसके लिए हम एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे जिसमें कुछ पेयर ऑफ सिबलिंग्स लेंगे, यानी कि कुछ पेयर ऑफ ब्रदर सिस्टर्स या ब्रदर ब्रदर उनके पेयर्स को लेंगे और उनका सर्वे करेंगे कि कौन सा सिबलिंग या कौन सा ब्रदर या कौन सा सिस्टर, बड़ा या छोटा, दोनों में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। पूरी रिसर्च के बाद हम फाइनली कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि ओके, जो बड़ा ब्रदर है या जो बड़ा सिबलिंग है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है या फिर छोटा भी हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है रिसर्च का कि हम किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस के कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। अब रिसर्च का नेचर कैसा होगा, यानी कि रिसर्च में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। रिसर्च एक साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि कोई स्पेसिफाइड प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे।
कोई प्री डिफाइंड प्रोसीजर होगा, कोई साइंटिफिक मेथड होगा जिसके थ्रू हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे। जैसे कि वही यंगर सिबलिंग और एल्डर सिबलिंग वाला एग्जाम्पल लें तो हम डेटा कलेक्शन के थ्रू, यानी कि कुछ हम एक सैम्पल साइज लेंगे, कुछ पर्टिकुलर ब्रदर और सिस्टर या 2 ब्रदर्स के सेट को लेंगे और उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि यंगर सिबलिंग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है या कि एल्डर सिबलिंग। तो हम बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी मेथड के कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। कोई ना कोई एक ऐसा मेथड होगा, प्री डिफाइंड प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू हम रिसर्च करेंगे, जो कि एक साइंटिफिक मेथड होगा। सिस्टमैटिक, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हेयर इज सिस्टमैटिक, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। पहले हमें डेटा कलेक्शन करना है, उसके बाद एनालिसिस करनी है। हम एनालिसिस पहले नहीं कर सकते, जब तक कि हमारे पास डेटा कलेक्टेड नहीं होगा तब तक हम एनालिसिस नहीं कर सकते और हमारा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप, पहले जो स्टेप चाहिए वो ही कंपल्सरीली हमको करना है, देन उसका नेक्स्ट स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड के थ्रू आप अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक रिटन ओवर हियर इज वेरीफाइबल। वेरीफाइबल यानी कि जो भी हम एविडेंसेस प्रेजेंट कर रहे हैं उनको हम वेरीफाई कर पाएँ। हम ऐसे ही हाइपोथेटिकली अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते। अपने कंक्लूजन्स को प्रूफ करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए, यानी कि हमारा रिसर्च वर्क वेरीफाइबल है अगेंस्ट दोज एविडेंसेस। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। कोई भी रिसर्चर कोई भी रिसर्च कंडक्ट करता है, उसके पीछे उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते। गवर्नमेंट आज इतने फंड्स इकट्ठा करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि रिसर्च के पीछे बहुत सारे यूजफुल ऑब्जेक्टिव्स हैं। लाइक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हियर इज अचीव न्यू इनसाइट। किसी भी चीज़ की इंसाइट, यानी कि कोई नई चीज़, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जानने के लिए हम रिसर्च करते हैं। जैसे कि किसी रिसर्चर ने रिसर्च करी कि स्ट्रेस और कैंसर का आपस में कनेक्शन है, यानी कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेसफुल है तो उसको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये जानना मेडिकल साइंस के लिए एक इंसाइट है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च से हमें जानने को मिला। सेकेंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है टू डेवलप न्यू थ्योरी। कोई भी नई थ्योरी डेवलप करने के लिए कोई भी रिसर्चर एक लॉन्ग प्रोसेस की रिसर्च कंडक्ट करता है। जैसे कि न्यूटन ने लॉ दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो वो कंक्लूड करने के लिए, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्ल्ड को बताने के लिए उन्हें कई सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़े, कई सारे प्रूफ्स देने पड़े, रिसर्च कंडक्ट करने पड़ी, तब वो थ्योरी डेवलप हुई। तो एक थ्योरी डेवलप करने के लिए भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज जनरलाइज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को, किसी भी प्रिंसिपल को वर्ल्ड के लिए जनरलाइज करने के लिए भी रिसर्च कंडक्ट करी जाती है। जैसे कि हमने रिसर्च जो इनिशियली हमने एग्जाम्पल लिया था एल्डर सिबलिंग एंड यंगर सिबलिंग का, तो अगर मैं उसको जनरलाइज करना चाहती हूँ तो उसके लिए रिसर्च कंडक्ट करूँगी, एक सैम्पल साइज लूँगी, फिर उसको जनरलाइज कर दूँगी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी यंगर सिबलिंग और एल्डर सिबलिंग के सेट्स हैं उन सभी में एल्डर सिबलिंग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये एक जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल है, दैट इज़ वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। देन फोर्थ ऑब्जेक्टिव ओवर हियर इज डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि लेजीनेस ऑफ अ स्टूडेंट कितना रिलेटेड है उसके वेट के साथ, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमारे क्या होंगे, लेजीनेस एंड वेट। तो अगर स्टूडेंट जितना ज़्यादा उसका वेट होगा उतना ही ज़्यादा
लेजीनेस होगी, ये रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए भी हमें रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आगे आप सिलेबस में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स का, लेजीनेस और वेट के बीच में, यानी कि जो वेरिएबल्स हमारे हैं, स्टूडेंट की लेजीनेस और उसका वेट, यानी कि उसमें कितना आलस है और उसका वजन कितना ज़्यादा है। अगर स्टूडेंट आलसी है तो दैट मीन्स जो हमारी रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट हुआ वो ये हुआ कि उसका वजन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो आलसी है। तो जो दो वेरिएबल्स यहाँ पर हैं वो क्या है, वजन और उसका आलस। तो उस वजन की वजह से स्टूडेंट्स जनरली आलसी होते हैं। यहाँ पर देखिए रिसर्च मेथडोलॉजी की डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसका यूज दिया हुआ है। रिसर्च मेथडोलॉजी इज द स्पेसिफिक प्रोसीजर और टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है, जिससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है या फिर टेक्निक है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, देन एनालाइज करेंगे, ताकि हम उस प्रॉब्लमेटिक टॉपिक या फिर उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएं। तो रिसर्च मेथडोलॉजी एक वो पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम किसी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे, और उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए हमें कई सारे डेटा कलेक्शन से, प्रोसेसिंग से, एनालिसिस से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर फाइनली हमारा कंक्लूजन ड्रॉ हो पाएगा। Research methodology allows the reader to critically evaluate the overall validity and reliability of a report. कोई भी रिपोर्ट आपको बनानी है, चाहे आप मार्केटिंग में हैं, चाहे आप साइकोलॉजी की फील्ड में हैं, चाहे आप पीएचडी करते हैं, किसी भी केस में इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च, तो मेथडोलॉजी पार्ट जो है वो रीडर को एक फैसिलिटी देगा, रीडर के लिए एक ईजी उसको लिए कर देगा कि वो क्रिटिकली इवैल्यूएट कर दे आपकी रिपोर्ट को, कि आपकी रिपोर्ट कितना वैलिड है ये या कितना रिलायबल है। क्योंकि रिसर्च मेथडोलॉजी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि कैसे आपने डेटा कलेक्शन किया, कितना आपका सैम्पल साइज था, किन मेथड्स के थ्रू आपने एनालिसिस करी और किन तरीक़ों से कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो रिसर्च मेथडोलॉजी एक फैसिलिटी दे देता है रीडर को, रीडर ऑफ द रिपोर्ट को, कि वो क्रिटिकली इवैल्यूएट कर ले कि आपकी ओवरऑल रिपोर्ट कितनी वैलिड है या कितनी रिलायबल है। साइंटिफिकली रिसर्च को कंडक्ट करने के कुछ स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। बेसिकली 7 स्टेप्स आर देयर इन अ रिसर्च प्रोसेस। फर्स्ट वन इज डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप, review of literature. Third, formulate hypothesis. Fourth, preparing the research design. Fifth, data collection, then data analysis, and finally interpretation and report writing. ये 7 बेसिक स्टेप्स हमें एक आइडिया देते हैं कि रिसर्च प्रोसेस किस तरीके की रहेगी। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कुछ स्टेप्स को स्किप किया जा सकता है या कुछ स्टेप्स को रिपीट भी किया जा सकता है, लेकिन ये बेसिक स्टेप्स किसी भी रिसर्च प्रोसेस में इंक्लूडेड ज़रूर रहेंगे। इस स्लाइड में रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है, देख रहे हैं आप। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, डिज़ाइन रिसर्च, कलेक्ट डेटा, एनालाइज डेटा, देन इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। बट 2 important things are also included here. One is
फीडबैक एंड देन सेकेंड इज फीड फॉरवर्ड। इस पूरी प्रोसेस के दौरान, इस पूरे रिसर्च साइकिल के दौरान हमें टाइम टू टाइम फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। फीडबैक का मतलब ये है कि ये बैकवर्ड लुकिंग है, मीन्स रिएक्टिव अप्रोच है। अगर हमने डेटा कलेक्ट किया है, उसके बाद उसकी एनालिसिस करी है, तो जो भी हमने एनालिसिस करी, जो भी हमने वहाँ पर एनालाइज किया, उसको फीडबैक के थ्रू, यानी कि हमें पता चलेगा कि हमने क्या डेटा कलेक्शन प्रॉपरली किया था या नहीं। अगर हमें ये फील होता है कि डेटा प्रॉपरली कलेक्ट नहीं हुआ है, तो हम वहीं पर उसी स्टेप में डेटा कलेक्शन को सही कर सकते हैं, यानी कि जो हमने डेटा गलत तरीके से कलेक्ट कर लिया था, मे बी उसको वहीं पर रेक्टिफाई किया जा सके, तो जिससे कि हमारी एरर्स रिड्यूस हो पाएंगी। तो टाइम टू टाइम हमें फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से डेटा एनालिसिस के बाद जब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं या हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम फाइनल कंक्लूजन तक पहुँचेंगे। हम वहाँ पर भी फील कर सकते हैं, हमको रियलाइजेशन हो सकता है हमारा जो आंसर है या सोल्यूशन है वो टू द पॉइंट नहीं आ रहा है। तो फीडबैक के थ्रू हम एनालिसिस डेटा की दोबारा से कर सकते हैं, वहाँ पर हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। फीड फॉरवर्ड का मतलब ये है, ये एक तरीके की प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि एरर्स को एडवांस में हम इस तरीके से रिसर्च को कंडक्ट करते हुए चलें कि एरर्स अकर ही ना हो। अगर हमने प्रॉब्लम डिफाइन करी है या हम इंटरप्रिटेशन तक पहुंच रहे हैं, तो बीच बीच में हम कंट्रोलिंग के थ्रू वहीं पर चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए चलें। हर स्टेप पर हम चीज़ों को रेक्टिफाई कर लें, एरर्स रिड्यूस कर लें, तो जो हमारे फाइनल कंक्लूजन के, जो फाइनल हमारा आंसर है, उसमें एरर्स के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एनी रिसर्च, द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, डिस्कवर करना है। जो रिसर्चर है उसके माइंड में क्लियर आइडिया है अबाउट द सब्जेक्ट, लेकिन अभी एग्जैक्ट प्रॉब्लम अभी भी हिडन है, जिसको कि एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टूडेंट्स की लेजीनेस को स्टडी कर रहे हैं कि वाई स्टूडेंट्स आर लेजी, तो इसके पीछे हमारे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स को लेजी बनाते हैं। तो ये एक वेग टॉपिक है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम में जाएं, हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या वेट की वजह से स्टूडेंट्स हमारे लेजी हैं, तो ये काफ़ी एक इनसाइट है हमारे पास प्रॉब्लम की। हम एक कोर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे और जिसमें हमें सॉल्यूशन मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो एरिया को, जो एक ब्रॉडर एरिया है, उसको थोड़ा छोटा कर लेना, वाइड कर लेना, नैरो कर लेना, और उस पर्टिकुलर नैरो एरिया पे रिसर्च कंडक्ट करना, दैट इज फाइंडिंग आउट द रिसर्च प्रॉब्लम। अब जैसे कि अगर हम कैंसर पे स्टडी कर रहे हैं, पहले भी हमने ये एग्जाम्पल लिया था, अगर हमें कैंसर को स्टडी करना है तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। किस तरीके से हम कैंसर के रीजंस जान सकते हैं, किन रीजंस की वजह से कैंसर होता है। अगर हम, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है जिस पे रिसर्च कंडक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम अपनी प्रॉब्लम को कट शॉर्ट कर दें, उस प्रॉब्लम को छोटी कर दें कि क्या स्ट्रेस की वजह से किसी पर्सन को कैंसर होता है, तो ये एरिया काफ़ी ईजी होगा हमारे लिए एक्सप्लोर करने के, और हमारा फाइनल सोल्यूशन कंक्लूजन निकलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो रिसर्च प्रॉब्लम को, एग्जैक्ट प्रॉब्लम को डिफाइन करना, डिस्कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम वही एरिया ले सकते हैं, वही रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं जिसके डेटा की अवेलेबिलिटी हो।
हम जिस डेटा की एनालिसिस करेंगे, प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डेटा है वो अवेलेबल है या नहीं है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने कोई ऐसी प्रॉब्लम डिफाइन कर ली जिससे रिलेटेड डेटा की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, ना तो प्राइमरी सोर्सेज में ना सेकेंडरी सोर्सेज में, तो वो हमारी रिसर्च फेल है। तो हमें ऐसा रिसर्च टॉपिक, ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है जिसका डेटा अवेलेबल हो, एट द सेम टाइम असेसिबल हो। कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा की अवेलेबिलिटी तो होती है लेकिन वो हमारे लिए असेसिबल नहीं होता, यानी कि हम उसको ईजिली असेस नहीं कर सकते हैं। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये है कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है सेकेंडरी सोर्सेज पे, उस डेटा को एनालाइज करना, रिव्यू करना। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, चाहे वो बुक्स में हो, चाहे वो इंटरनेट साइट्स पे हो, चाहे वो मैगजीन्स में हो, चाहे वो जर्नल्स में हो। तो जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर है, क्योंकि हम ही ऐसे नहीं होंगे जो कि हम अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे अकेले रिसर्च कर रहे हैं, हमसे पहले भी उस टॉपिक पे कई लोगों ने रिसर्च करी हुई होंगी, ठीक है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हमें एक डीप इंसाइट मिलेगा कि हमारे टॉपिक पे किस तरीके से रिसर्च करी गई है। तो हम उनसे कुछ हेल्प लेके अपनी रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं। उनकी रिसर्च में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्चेस हैं उनमें कुछ अपडेशन कर सकते हैं, कुछ नए एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये है कि जो भी पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड रिसर्च वर्क है रिलेटेड टू अवर रिसर्च एरिया, उन सभी वर्क को एनालाइज करना, रिव्यू करना, दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। थर्ड स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव अजम्पशन है अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि हम माइंड में लेके चलते हैं कि हमारी रिसर्च का ये टेंटेटिव सॉल्यूशन हो सकता है। तो हाइपोथेसिस क्या है? एक फोकल पॉइंट है जिसके अराउंड फ्यूचर के रिसर्च एफर्ट्स डायरेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें रिसर्च कंडक्ट करनी है कि सोशल मीडिया का आज की यूथ पे क्या इम्पैक्ट है, तो हम इस रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस लेके चल सकते हैं कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ओवर यूथ। तो ये हमारा टेंटेटिव अजम्पशन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एट द एंड ऑफ द रिसर्च नेगेटिव ही इम्पैक्ट सामने आए, मे बी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो, लेकिन रिसर्च को फॉरवर्ड करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हमें एक टेंटेटिव अजम्पशन लेना पड़ता है जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और उसी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम अपने टूल्स और डेटा चूज़ करते हैं। तो हाइपोथेसिस हमें हमारी रिसर्च को आगे बढ़ने के लिए एक ट्रैक देता है, दैट इज हाइपोथेसिस। द फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, जो नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में क्या है कि हम यहाँ पर उन कंडीशंस को आउटलाइन करते हैं जो कि हमारे कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा से रिलेटेड हैं। किसी भी रिसर्च के लिए हमें डेटा को कलेक्ट करने की और उसको एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या कंडीशंस रहेंगी जिन कंडीशंस पे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे, उन्हीं कंडीशंस को आउटलाइन करना इज़ प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम अपना सैम्पलिंग डिज़ाइन तैयार करते हैं, डेटा कलेक्शन डिज़ाइन करते हैं, देन इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हैं। सैम्पलिंग डिज़ाइन का मतलब क्या है
कि हम जो सैंपल ले रहे हैं हमारी रिसर्च का वो कितना बड़ा होगा, मतलब उसका साइज़ क्या होगा, क्योंकि हम पूरे बहुत बड़े डेटा पे एक साथ रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें से हमें एक छोटे ग्रुप को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वो सिलेक्शन ऑफ दैट स्मॉल ग्रुप किस बेसिस पे होगा, वो हमारा सैम्पलिंग डिज़ाइन है। देन डेटा कलेक्शन किस मेथड से करेंगे, हम टेलीफोन के थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनेयर के थ्रू करेंगे या इंटरव्यू के थ्रू करेंगे, ये सारी चीज़ें डेटा कलेक्शन डिज़ाइन में आती हैं। देन द इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन, इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन का मतलब ये है कि जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसकी एनालिसिस किन मेथड्स के थ्रू होगी, दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन। तो हम इस स्टेप में, यानी कि फोर्थ स्टेप जो कि प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन है, इस स्टेप में इन्हीं सारी चीज़ों को आउटलाइन करते हैं। फिफ्थ स्टेप इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ पर प्राइमरी डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, यानी कि प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम फर्स्ट हैंडेडली कलेक्ट कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज प्राइमरी डेटा एंड द अदर इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा हम फर्स्ट हैंडेडली कलेक्ट करते हैं, यानी कि खुद से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है। लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या होता है, वो डेटा जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो कि हमें बुक से मिल सकता है, इंटरनेट साइट से मिल सकता है, मैगजीन्स या जर्नल से मिल सकता है। प्राइमरी डेटा को हमें खुद से कलेक्ट करना होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी रिसर्च के लिए। और ये किस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू। जो भी हमने सैंपल लिया है, मे बी हम किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फैक्शन लेवल का, जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल का के बारे में रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम पर्सनली ऑब्जर्व कर सकते हैं उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कि वो कितने सेटिस्फाइड हैं, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है, वो पर्सनली ऑब्जर्व करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन द सेकेंड मेथड इज थ्रू पर्सनल इंटरव्यू। हम उन एम्प्लॉयज़ से पर्सनली इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अबाउट देयर जॉब सेटिस्फैक्शन, और उनके आंसर्स के बेसिस पे हमारा डेटा कलेक्शन होगा। थर्ड थिंग इज थ्रू टेलीफोन इंटरव्यू। हम इंटरव्यू टेलीफोनिकली भी कंडक्ट कर सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू की जगह हम टेलीफोन पे उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। देन बाय मेलिंग ऑफ क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर क्या होता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 10 to 12 और 15, जिसमें हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि हमारे जो जिन पर्सन्स का हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, जिनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या जिनका डेटा हमें कलेक्ट करना है, उन्हें येस या नो में या सिर्फ टिक के थ्रू हमें रिस्पॉन्स अपना देना होता है। तो वो क्वेश्चनर्स फिल करवा के हम मेल उन्हें क्वेश्चनर कर सकते हैं, ब्लैंक क्वेश्चनर्स, और देन उनसे हम मेल करवा सकते हैं फिल्ड क्वेश्चनर्स को, उनके रिस्पॉन्सेस को। देन नेक्स्ट मेथड इज शेड्यूल्स। क्वेश्चनर्स के थ्रू ही एक दूसरा टूल होता है शेड्यूल्स, जिनमें रिस्पॉन्सेस तो हमारे रिस्पोंडेंट देंगे, लेकिन उसको फिल कौन करेगा, हमारा एन्यूमरेटर, यानी कि वो पर्सन जो कि रिसर्च कंडक्ट कर रहा है या डेटा को कलेक्ट कर रहा है, वो खुद उस शेड्यूल को फिल करता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्सेस गिवन बाय द रिस्पोंडेंट। तो ये टूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपना प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आवर डेटा हैज़ बिन कलेक्टेड। अब हमें ज़रूरत है उसके एनालिसिस की। जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, अब हम उसकी कोडिंग करेंगे। अगर कहीं पर एडिटिंग की रिक्वायरमेंट है तो एडिटिंग करेंगे, उसका टैबुलेशन करेंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जो भी डेटा है, या तो टेबल्स के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर ग्राफ्स के थ्रू, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राफ्स, इन सारी चीज़ों के थ्रू हम उनका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे उनकी एनालिसिस होगी और उनका फाइनल कंक्लूजन
ड्रॉ किया जा पाएगा। Now the final task of the research process is interpretation and report writing. रिसर्च प्रोसेस में हमने जितनी भी फाइंडिंग्स करी हैं, जितना भी डेटा कलेक्शन किया है, जो भी हाइपोथेसिस प्रिपेयर करी है, जो भी हमने सैम्पलिंग डिज़ाइन किया है, उन सारी चीज़ों को रिटन फॉर्मेट में कम्युनिकेट करना, दैट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। जो भी हमने रिसर्च प्रोसेस में किया है उसको ब्लैक एंड वाइट में लेके आना, एक डिटेल राइटिंग में लाना, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। एक रिपोर्ट राइटिंग के भी अपने अलग अलग सेक्शंस हैं, लाइक द प्रिलिमिनरी पार्ट, द मेन टेक्स्ट एंड द एंड मैटर। ये सारी चीज़ें हम एक रिपोर्ट में लाते हैं। एक डिटेल्ड स्टडी है जिसके थ्रू हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमने अपनी रिसर्च प्रोसेस कैसे स्टार्ट करी, कैसे एनालिसिस करी और कैसे हम अपने कंक्लूजन तक पहुँचे, दैट इज़ द रिपोर्ट। हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। रिसर्च इज अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, यानी कि रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक एफर्ट है नई नॉलेज गेन करने के लिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स यूज फॉर द रिसर्च। रिसर्च करने के लिए हम जो भी टूल्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स यूज करते हैं उनकी स्टडी को रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। अ रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 7 बेसिक स्टेप्स। कोई भी रिसर्च प्रोसेस में बेसिकली 7 स्टेप्स ज़रूर होंगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको स्किप किया जा सकता है या ऑल्टर किया जा सकता है। देन हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव अजम्पशन अबाउट द सॉल्यूशन। हाइपोथेसिस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका मीनिंग क्या है कि हाइपोथेसिस सॉल्यूशन के लिए एक टेंटेटिव अजम्पशन है, यानी कि हम मान के चलते हैं कि हमारी रिसर्च का ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है। You all have understood all the things I have told you in this PPT. आगे के चैप्टर्स में हम इसी रिसर्च प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स को 1 by 1 डिटेल में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।